प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। तो पुरानी वीडियोस की भांति आज भी हम एक अच्छे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज हमारे जो चर्चा का विषय है, आज हम जल पर बात करेंगे। पहली बात तो आप जल से संबंधित ये समझ लें कि एक आपका ऐसा टॉपिक है, आप इसको जो है बायोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, आप फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। आप एनवायरनमेंट में भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप साथ साथ एग्रीकल्चर कृषि के बारे में भी कृषि में भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो एक कॉमन टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सवाल देखे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इसलिए जो है कोशिश है कि इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए खैर आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे जल के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कंडीशन आपकी जल है क्या। तो जल आपका एक तरल पदार्थ है। ये तो साधारण सी बात है जिसके बारे में ऐसी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आगे इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा होगी। जल आपका क्या है, आपका तरल पेय पदार्थ, मतलब आपका लिक्विड ड्रिंकिंग मैटर है। और ये आपका जो जल है आप जानते हैं आपका रंगहीन होता है, कलरलेस है, आपका स्मेललेस आपका होता है, गंधहीन आपका होता है और साथ में आपका टेस्टलेस भी होता है, स्वादहीन होता है। तो ये तो साधारण क्वालिटी होगी जल की। तो शुरुआत जल की हर तरीके से हम करेंगे। अब हम देखेंगे जो आपका जल है। अब आप ये जानते हैं आपकी जो पृथ्वी, आपकी पृथ्वी पर कितना जल है। अगर ये बात करेंगे हम पृथ्वी पर, मैं फिलहाल ये इसकी मात्रा के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी ऑन अर्थ। तो आप ये ध्यान रखेंगे आपकी 10 की पावर 21 kg इतना पूरी पृथ्वी पर जल है। अगर आप उसका मेजरमेंट करेंगे, आप जो है यूनिट में आप उसको मापेंगे, है ना। अभी हम परसेंटेज की बात थोड़ी देर में करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस आंकड़े को याद रखना चाहें तो आप ये ध्यान रख सकते हैं आप कि हमारी पूरी पृथ्वी पर 32 करोड़ 32 करोड़ और लगभग आपका 60 लाख खरब गैलन पानी है। लो जी, अगर आप उसको मापोगे, आपका लीटर में आप मापोगे उसको, तो आपका इतने गैलन पानी है। और ये आपका वेट के अकॉर्डिंग है, भार के अनुसार है, क्योंकि किलोग्राम है तो भार के अनुसार है। तो इतना पूरी पृथ्वी पर पानी है। तो यहाँ पर एक दिक्कत आपको हुई होगी कि सर यहाँ पर एक शब्द है आपका, ये गैलन क्या होता है। तो चलो जरा गैलन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में गैलन क्या है, ये कि आपकी यूनिट है, किसी भी तरल पदार्थ को मापने की यूनिट है। जिस तरीके की आपका लीटर होता है, मिलीमीटर होता है, उसी प्रकार की यूनिट आपकी होती है गैलन। अगर मैं गैलन की बात करूं तो गैलन आपके दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है यूएस गैलन और एक आपका होता है यूके गैलन। एक आपका यूएस गैलन होता है जो अमेरिका में यूज किया जाता है, नाम से ही पता लग रहा है, और एक आपका यूके गैलन जो कि आपका इंग्लैंड का है। अब इन दोनों की वैल्यूज आपकी अलग अलग होती हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो यूएस गैलन होता है उसमें आपका 3.78 लीटर आपका वाटर होता है, जबकि यूके गैलन में 4.57। तो इसमें आपका 3.78 लीटर आपकी वैल्यू आती है और यहाँ पर आपकी 4.57 लीटर। तो आप ये गैलन भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपकी यूएस गैलन की बात चल रही है। तो इतना आपका पृथ्वी पर पानी है। अच्छा, अब गैलन है तो गैलन से मुझे एक ध्यान हो रहा है आपका बैरल। तो बैरल के बारे में भी आपने सुना होगा, जरा बैरल को भी सुन लो। बैरल क्या होता है। बैरल भी एक आपकी ऐसे ही यूनिट है जिसमें आपका किसी भी तरल पदार्थ को मापा जाता है। तो अगर मैं एक बैरल की बात करूँ तो एक बैरल में लगभग 158.98 लीटर वाटर होता है, जिसको आप अप्रोक्सीमेट में 159 लीटर कह लेते हैं। तो लगभग 159 लीटर आपका पानी या कोई भी पदार्थ होगा, चाहे आप दूध नापें, पानी नापें, ब्लड नापें, जो आपका तरल होना चाहिए। तो एक बैरल में आपका इतने आप जो है 159 लीटर होते हैं। तो कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक बैरल में कितने गैलन होते हैं। भाई आप सीधी सी बात, आप इसको डिवाइड कर लेंगे, आप इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से आपके गैलन भी निकल जाएंगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ, एक बैरल में 42 यूएस गैलन होते हैं, जबकि 35 यूके गैलन होते हैं। अगर आप इसमें गैलन निकालने की बात करोगे तो आपका 42 यूएस गैलन आएंगे, जबकि 35 यूके गैलन। तो 42 यूएस गैलन आपके आ जाते हैं और 35 यूके गैलन। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, आपका इतना इसमें ये होता है। अच्छा, यहाँ से मुझे फिर एक बात और ध्यान आई। आप ये भी ध्यान, एक आपने इकाई पढ़ी होगी तरल पदार्थों को मापने की, क्यूसेक। इस क्यूसेक को देखो, आपका क्यूसेक क्या होता है। अगर मैं क्यूसेक के बारे में आपसे बात करना चाहूँ
तो ये आपका क्यूसेक एक्चुअल में है किस बला का नाम? क्यूसेक, इसको यूं लिखा जाता है इंग्लिश में CUSEC। देखो क्यूसेक क्या है, ये भी एक इकाई है जो कि आपका पानी के बहाव को मापती है। इसका आपका मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेंटीमीटर, इसको कहा जाता है क्यूबिक फीट पर सेकंड, सॉरी, एक सेकंड में कितने क्यूबिक फीट पानी आपका निकल जाता है, इसको हम क्यूसेक में मापते हैं। और क्यूसेक की वैल्यू अगर आप बात को आपसे पूछा जाएगी एक क्यूसेक में कितने लीटर होता है, तो एक क्यूसेक आपका 28.317 लीटर के इक्वल आपका होता है। इसमें आपका 28.317 लीटर वाटर कह सकते हैं आप, कोई भी आपका जो है लिक्विड आपका आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो हमारे पानी की बात होगी कि हमारी पूरी पृथ्वी पर पानी कितना है अकॉर्डिंग टू अमाउंट। अब हम इसी की बात करेंगे वाटर की अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, कि पूरी पृथ्वी पर कैसे पानी है। चलिए खैर आगे बात करेंगे। अब आप ये सब जानते हैं कि जब हमारी पूरी पृथ्वी बनी, आपकी जो पूरी पृथ्वी बनी थी पूरी पृथ्वी पर केवल और केवल एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था, जिसका आपका नाम पेंजिया था महाद्वीप का नाम, और महासागर का नाम आपका कॉन्टिनेंट आपका था पेंजिया, जबकि आपका जो महासागर था ओशियन, उसका आपका नाम था पेंथालसा। फिर बाद में आपका टेथिस सागर बना, अंगारा लैंड बने, गोंडवाना लैंड बने। तो वहां से आपकी धीरे धीरे सारा प्रोसेस है जो कि हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन ये बात क्लियर है, अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखोगे, आप जैसे आप पूरी पृथ्वी को उठाओगे तो इस पूरी पृथ्वी में आपकी दो ही चीज आपको मेजर रूप में दिखाई देंगी, एक तो वाटर जल, और दूसरा आपको दिखाई देगा लैंड या फिर आपकी भूमि। अगर आप पूरी पृथ्वी की बात करोगे तो अगर मैं आपसे अर्थ की बात करना चाहूँ, पृथ्वी या फिर इसको अर्थ कहा जाता है, इसको जियो से भी डिनोट किया जाता है, ठीक। तो जो हमारी पृथ्वी हो गई, हमारी पृथ्वी पर अगर मैं बात करता हूँ बच्चे आपसे, तो आप सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि सर 29% तो आपका भूमि है, लैंड है, लैंड। जबकि अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ 71% आपका जल है या फिर आपका जिसको कहा जाएगा वाटर। नाम जल के बहुत सारे हैं, भी थोड़ी देर में नाम पर ही चर्चा करेंगे। तो एक तो पूरी पृथ्वी पर आपका 71% आपका वाटर है, एक तो आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अब ये जो 70% वाटर है, अगर मैं इस वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो ये ध्यान रखेंगे इस 70% वाटर का 97% आपका सागर और महासागर में है। ये महासागरीय जल है, सागरों और महासागरों में, ठीक है। मतलब आपका सीज में और आपका साथ में ओशियंस में आपका 97% आपको मिलेगा। और जो बाकी का आपका 3% बचा, ये 3%। अब चूंकि ये महासागरों में है तो जाहिर सी बात है आपका कैसा होगा, आपका खारा जल आपका ये होगा, सैलाइन वाटर आपका ये है, तो ये पीने योग्य तो आपका है नहीं। अब जो 3% बचा, 3% बचा, और 3% भी किसका, 71% का। तो बात करोगे आपका, तो अगर पूरे की बात करो तो आपका इसका तो लगभग 2% ही आएगा आपका, लगभग निकल के 2.1% के आसपास। तो जो 3% वाटर है आपका, ये आपका पीने योग्य है, ड्रिंकिंग वाटर है, पीने योग्य ड्रिंकिंग वाटर। तो हमारे पास 3% ड्रिंकिंग वाटर है। तो जो इतना सारा पानी हमें दिखाई देता है, उस पानी का भी जो 71% पूरी पृथ्वी पर 71% वाटर, उस 71% का भी 3% वाटर हमारे पास पीने योग्य है। अब ये जो आपका ड्रिंकिंग वाटर हुआ 3%, अब ये कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगा? अगर आप इस 3% की बात करोगे तो इस 3% का भी 2.4%, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे आप। इस 3% का जो 2.4% है आपको हिमनद या ग्लेशियर्स में मिलता है। ये हिमनद में से आपका प्राप्त होता है, ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब आपका जहां पर आपकी जो बर्फ है वो आपकी जमी रहती है और बाद में उससे आपका पानी, नदियां निकलती हैं। मतलब जो नदी है वो हिम के या बर्फ के रूप में जमी होती है, पर्वतों पर, ही आप कह सकते हैं बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी आप इसको कह सकते हैं। अब वाटर इन सॉलिड फॉर्म। दूसरी बात है जो आपका 0.6% आपका बचेगा, ये आपका तालाब में है, प्लस आपका कुओं में है ना, झील में है आपका, साथ में आपका झरनों में है ना, आपका नदियों में है। तो ये बाकी वाटर आपका इस तरीके से आपका है, ये नदी में है आपका, झरने में है,
इस तरीके से आपके वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये सवाल एग्जाम में कई बार आपका आया है कि पूरी पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितना है, तो केवल और केवल 3% है पीने योग्य जल। और आपसे पूछा जाएगा कि पूरी पृथ्वी का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। अगर वो पूरी पृथ्वी से पूछेगा तो आप इसका 3% आप 71 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो आपका जो है लगभग आपका 2% के अकॉर्डिंग आपका आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी और ध्यान रखेंगे, अभी जो आपका जल है, ये आपका जल, कुछ जल आपका ऐसा होता है जो कि आपका वाष्पीकृत होकर के, इवेपोरेट होकर के आपका बादलों में चला जाता है, फिर वहाँ पर से आपका कंडेंसेशन या संघनन होता है, और उस संघनन के माध्यम से आपकी वर्षा होती है। तो वो कितना ऐसा जल है जो कि संघनन के माध्यम से वर्षा कराता है, तो 0.001% वाटर केवल आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो जल वाष्प कितने पानी की बनती है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ या एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा, तो आप ध्यान रखेंगे 0.001% वाटर जो है आपका वो वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे, आपसे कई बार ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कितने प्रतिशत जो है पानी या कितने % वाटर आपका भूमिगत है या अंडरग्राउंड है, जो हमें धरती से प्राप्त होता है, जिसे हम निकालते हैं। तो केवल और केवल 1.6% वाटर ही आपका भूमिगत है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं 1.6% जो आपका जल है या वाटर है वो आपका अंडरग्राउंड है या फिर आपका भूमिगत है, अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये तो इतने हमने वाटर के बारे में देखा, आपका कहाँ कहाँ पर वाटर में क्या क्या कंडीशंस हैं। अब आगे हम और बात करेंगे जल के बारे में, देखते हैं जनाब क्या क्या कंडीशंस हैं। आप इसको उतारें। अब जो हमारा जल है, मैं पहले इसके नाम के बारे में ही बात करूँगा, अणु सूत्र के बारे में बाद में बात करेंगे, जो इसका आपका एटॉमिक फॉर्मूला है। तो अगर मैं जल के नाम के बारे में बात करूं, इसको पर्यायवाची कहा जाता है यूं तो जल के नाम, पहली बात तो जल के बिना आपका जीवन ही संभव नहीं है, आपके जीवन का आधार है जल, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो आपका जल के नाम है, साधारण लैंग्वेज में आप जल को पानी तो कहते हैं, उन चीज़ों को तो छोड़ेंगे आप। इससे पहले आप ये समझेंगे जल का जो IUPAC नेम है वो आपका ऑक्सीडेन है। जल का आपसे पूछा जाएगा IUPAC नेम इज ऑक्सीडेन। अभी एक्चुअल में IUPAC है क्या? ये IUPAC एक आपका संगठन है जो कि आपकी केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है आपका कैरोलिना में है, और ये कैरोलिना आपका पड़ता है USA में, अमेरिका। तो आप ये ध्यान रखेंगे जो आपका IUPAC नेम है इसका आपका ऑक्सीडेन है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हैं आपके IUPAC की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, चलो खैर आगे बात करेंगे। अब जो आपका जल हुआ, इसके अलावा जल को हम एक्वा भी कहते हैं। दूसरे नाम की मैं अगर बात करूं तो जल का अन्य नाम आपका हो जाएगा एक्वा कहा जाता है, या फिर जल को आप हाइड्रो भी कहते हैं। हाइड्रोजन से आप हाइड्रो जल के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर मैं जल की बात करूं, आप जल को कहते हैं आपका, जो जल का एक नाम आपका है DHMO, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ये क्यों है इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जल को हम कहते हैं आपका डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। आप इसको अगर आंग्ल भाषा में, इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका सेम टू सेम है, आप कर सकते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। अब ये ध्यान रखेंगे कि इसको शॉर्ट फॉर्म का कहा जाता है DHMO, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक जी। अच्छा चलो, यहाँ से जब बात छिड़ी है तो मैं जल के कुछ एक दो पर्यायवाची भी तुम्हारे सामने लिखता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक भी आपको काम आएगी हिंदी में भी। चलो खैर इसको खत्म करते हैं। अब मैं अगर मान लीजिए जल के अन्य नाम या फिर पर्यायवाची की बात है सर, अगर मैं जल के पर्यायवाची की बात करूँ तो अब जल के पर्यायवाची साधारण लैंग्वेज में आप जानते हैं, जैसे आपने जल का पर्यायवाची लिखा अम्बु, है ना, आपने कहा मान लीजिए तोय, आपने जल ही कहा, आपने नीर कहा,
है ना। आपने वारी शब्द कहा, वारी भी आपका जल का पर्यायवाची होता है। तो आपके बहुत सारे होते हैं, तो मैं केवल आपको इतने ही लिख लेता हूँ। अब देखो एक्चुअल में आपके सारे के सारे पर्यायवाची आपके जल के हैं या पानी के आपके हो गए। अब जल के पर्यायवाची से आप 3 पर्यायवाची आप बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, 2-3 पर्यायवाची। जैसे अब आपने अगर क्या किया, जो आपके जल के पर्यायवाची हैं, इन पर्यायवाची में आपने जय शब्द लगाया, तो जैसे आप जल के पर्यायवाची में जय लगाएंगे तो आपका बन जाएंगे सारे के सारे कमल के पर्यायवाची। अब जो कि आपके ऑटोमेटिक बनेंगे, मैं सबके लास्ट में आपका जय लगा देता हूँ। जैसे आपका अंबु है तो आप कह दोगे अंबुज। भाई आपने तोय कहा तो आप कह दोगे तोयज। आपने जल कहा तो जय लगा दो, आप हो जाएगा जलज। नीर है तो जय लगा दीजिए नीरज। वार है, वारी है तो जय लगा दो आपका वारिज, है ना। ऐसी पंख है तो पंकज। पंख आपका कीचड़ को कहा जाता है, गंदे पानी से आपका इस्तेमाल होता है। हालांकि पानी भी उसका जल का पर्यायवाची भी माना जाता है, तो पंकज ऐसी आपका आ जाएगा। तो ये आपके कमल के पर्यायवाची हो गए। देखो एक ट्रिक तो आपके पास ये निकल के आई। अगर मान लीजिए आप जल के साथ धी पर्यायवाची लगा दो, तो आपके सारे के सारे पर्यायवाची आपके बनेंगे बादल के। देखो कैसे बनेंगे, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे अंबु है, भाई आपको इसमें नहीं लगाना, आपको जल के पर्यायवाची में लगाना है। जल के पर्यायवाची आपके पास ये लिखे मान लीजिए सारे के सारे, तो मान लीजिए हम इसमें धी लगा देते हैं। जैसे आपने शब्द कहा अंबुधी, तो आपका हो गया किसका पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची हो गया। भाई जल का पर्यायवाची तोय था, तो आप इसमें धी लगा दो तो आपको बनेगा तोयधी, है ना। आपका जल तो है ही, तो जलधी आपका हो गया। नीर है तो आप इसमें नीरधी आप लगा सकते हो। यूं ही आप वारी है तो आप इसमें वारीधी लगा सकते हो। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची आपके किसके बन गए, बादल के। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो आप जो है जल के पर्यायवाची में आप दे लगा दो। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा गलत हुआ, ये आपके बादल के नहीं आएंगे, आपके आएंगे सारे के सारे समुद्र के। इसको आप करेक्शन करेंगे इसका, ये सारे पर्यायवाची आपके पास समुद्र के बनेंगे। अगर आप जल के साथ दे लगा दोगे तब आपके पर्यायवाची बनेंगे बादल के। कौन कौन से बनेंगे, मान लीजिए अगर हम बात करना चाहें, आप इसमें दे लगा दो, आपने लगाया अम्बुद, तो ये आपका पर्यायवाची बनेगा बादल का। मान लीजिए आपने तोय में आपका दे लगा दिया तो आपका बनेगा तोयद। आपने जल है इसमें दे आपने लगाया, आपने कर दिया जलद। नीर का आपने कर दिया नीरद। वारी का आपने कर दिया वारिद। तो ये पर्यायवाची आपके किसके बन गए, ये आपके बादल के बन गए। तो थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, है ना, तो वहाँ मैं थोड़ा गलत बोल गया था। तो एक से ही आप कई सारे पर्यायवाची भी निकाल सकते हैं। हिंदी में आपकी कुछ लेक्चर डाले जाएंगे जो आपके पर्यायवाची से संबंधित होंगे, तो आप उसके लिए भी चिंता ना करें। कोशिश ये रहेगी, मेरी कोशिश आपको हमेशा बच्चों आपके लिए रहती है कि जितना भी अधिकतम हो सके मैं आपके लिए कुछ सारे सब्जेक्ट जो जो मेरी ज़द में हैं उन सबको आपके लिए आसान करूँ, और आपका सिलेक्शन उतना ही आसान हो जाएगा धीरे धीरे जितना आप पढ़ना चाहेंगे, है ना। तो इसीलिए आप वीडियो को लगातार देखते रहें। कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो कोशिश की जाएगी आपको बताने की। चलिए खैर आगे बातों को छोड़ते हुए आगे आते हैं। तो ये तो हम थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट हो गए थे। अब हम दोबारा से जल की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में, वाटर की क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इसको उतार सकते हैं आप। अब इसके बाद जो मैं अगर आपकी जल की बात करना चाहूँ तो बच्चे आप ये समझते हैं कि जो आपका जल का अणु सूत्र है, जो आपका एटॉमिक फॉर्मूला है, वो आपका होता है H2O। अणु सूत्र या फिर आपका एटॉमिक फॉर्मूला, वो आप सब जानते हैं H2O। और यही भी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था आपका DHMO, डाई हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम प्लस एक आपका ऑक्सीजन का एटम, और दोनों मिलाकर के आपका बनाएंगे वाटर। तो ये आपका बनता कैसे, आपका बनता भी यूं ही है कि इसमें आपका हाइड्रोजन के 2 एटम चाहिए, 2H2 प्लस O2, और इज इक्वल टू आपका बन जाता है H2O। और 2H2 आपके यहाँ पर बनेंगे तो आपका जल बन गए। तो साधारण सी प्रक्रिया है, तो इसके बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे। तो ये आपका हुआ H2O। अब आपसे पूछा जाएगा H2O में H और O का रेशो क्या है, H रेशो O क्या है, और ये आपका पूछा जाएगा आयतन के अकॉर्डिंग, या आयतन या फिर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक। और दूसरा आपका H और O का ही रेशो पूछा जाएगा, वो आपसे उसके भार के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, आपके अणुभार के अकॉर्डिंग या फिर आपका एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। और एक और आपसे H और O का रेशो पूछा जाता है, वो आपका अणुभार के अनुसार पूछा जाता है, एटॉमिक वेट।
देखते हैं क्या चक्कर है। तो अगर आप आयतन के हिसाब से बात करें तो सर आपको साफ साफ पता है H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, और ऑक्सीजन आपका एटम है 1। तो इनका आपका जो है आयतन मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 2:1 या 2:1। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ अणुभार की, तो देखो हाइड्रोजन के में आपके 2 एटम हैं और हाइड्रोजन का अणुभार केमिस्ट्री के अनुसार आपका 1 होता है, हो गया। साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपका 1 है और ऑक्सीजन का अणुभार आपका 16 होता है, आप ये भी जानते हैं। अब आप इसके अणुभार की तुलना करेंगे तो आपका 2 आपका 16 आएगा, जिसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1:8। तो ये सवाल एग्जाम में कई बार आया है कि जल का अणुभार के हिसाब से H और O का रेशो कितना है, तो 1:8 है। अगर आपसे O/H पूछेगा तो आप जस्ट अपोजिट कर देंगे, O/H यहाँ पर आपका 8:1 हो जाएगा और यहाँ पर O/H आपका हो जाएगा 1:2। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे इसमें। अच्छा, इसके अलावा जल के बारे में और अगर हम बात करना चाहें तो अब जो हमारा जल है, तो इस जल के जो अणु होते हैं उन अणुओं की आकृति कैसी होती है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो जल के अणुओं की आकृति आपकी होती है वी शेप में। अणु आकृति, एटमिक शेप आपकी वी होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, केमिस्ट्री में इस पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे डीपली। फिलहाल आप यही ध्यान रख सकते हैं आपकी इसकी अणु शेप, आपकी अणुओं की आकृति, आपकी एटमिक शेप आपकी वी होती है। अब जो आपका आप इसमें H2O बनाओगे तो H2O की फिगर में H, O और H इसके मध्य एंगल बनता है। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा आता है कि जल के अणुओं के मध्य कितना कोण होता है, तो 104.4 डिग्री होता है, मतलब 104 डिग्री 4 मिनट है ना। 104 डिग्री 4 मिनट्स आपका एंगल होता है H2O में H, O और H के मध्य, आप ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है, जल के अणुओं की लंबाई पूछेगा तो 0.96 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके जो आपके एटम होते हैं, अणुओं की लंबाई, एटमिक लेंथ, तो वो आपकी होती है 0.96 एंगस्ट्रॉम के आसपास आपकी होती है। तो लगभग कई बार एग्जाम में 1 एंगस्ट्रॉम भी आपका लिखा आ जाता है, इसीलिए 0.96 आपका 1 के अकॉर्डिंग है, 1 के अप्रोक्सीमेट में है। इसके अलावा आपसे जल के गलनांक और क्वथनांक के बारे में जरा चर्चा करते हैं, आप इसको उतारेंगे। अब मैं अगर जल की बात करूं कि जल का आपका गलनांक कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, क्वथनांक कितना है, तो अगर मैं वाटर के गलनांक की बात करूं, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, इसको गलन बिंदु भी कहा जाता है। एक आपका होता है क्वथनांक, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, या इसको क्वथन बिंदु भी कहा जाता है, और एक आपका होता है त्रिक बिंदु। अब ये नई चीज हो सकती है आप लोगों के लिए, इसको भी समझेंगे, मतलब ट्राई पॉइंट इसको कहा जाता है। देखते हैं जिस जल का गलनांक आपका कितना है, कितने डिग्री पर आकर के जल आपका गलना शुरू हो जाता है, तो जो जल का गलनांक है वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो जैसे आप जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर करेंगे तो आपका 1, 2, 3 होगा, तो आपका गलना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए जल का हिमांक जो बिंदु है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका 0 ही माना जाता है। क्वथनांक की अगर मैं बात करूं, मतलब आपका कितने पर आपका बॉयल हो जाएगा, उबल जाएगा जल, और उसके बाद आपका इवेपोरेट होकर के आपका भाप या जलवाष्प बन जाता है, तो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक्चुअल में ये वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होती, बिल्कुल एक्चुअल में अगर आप पूछोगे तो आपकी 99.97 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार अगर पॉइंट्स में आता है तो आपका 99.97 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट में 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह लेते हैं। तो कोई खास ऐसी बात इसमें है नहीं। साथ में त्रिक बिंदु क्या है, देखो त्रिक बिंदु बच्चों एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर या जिस टेम्परेचर पर, अब वो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हो सकता है, डिग्री केल्विन में हो सकता है, डिग्री र्यूमर में हो सकता है ना, डिग्री रैंकाइन में हो सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है, वो अलग मामला है। हम यहाँ पर सारे आंकड़े डिग्री सेंटीग्रेड के ले रहे हैं फिलहाल। तो खैर त्रिक बिंदु क्या होता है, त्रिक बिंदु एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कोई भी पदार्थ तीनों अवस्थाओं में होगा। अब जल का त्रिक बिंदु जैसे मैं बात करूँ तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड
0.01 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका मतलब इतने टेम्परेचर पर जल आपका जो है सॉलिड आपकी स्टेट में भी होगा, लिक्विड में भी आपका होगा और गैस में भी होगा। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस त्रिक बिंदु को आप याद रखेंगे। अब एक्चुअल में त्रिक बिंदु है क्या, जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे आपका थर्मोडायनामिक्स उसमें हम ऊष्मा के हीट के बारे में चर्चा करेंगे, तो उस टाइम हम इसके बारे में जो है अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे कि कैसे आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा और आपका ये सारी चीज़ें के बारे में तभी चर्चा करेंगे। खैर आप इसको इतने को उतारेंगे, अब आगे बात करेंगे। अब जो जल है, तो जल का जो आपका H2 है उसमें H और O के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो जल का जो आपका H2 हुआ, H2O में कौन सा बॉन्ड आपका होता है, H2O के मध्य बंध को बॉन्ड कहा जाता है। तो वो आपका होता है, उसको हम कहते हैं आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका नहीं होता, जल में आपका होता है सहसंयोजक बॉन्ड, आपका कोवेलेंट बॉन्ड आपका पाया जाता है, सहसंयोजक बंध। कोवेलेंट बॉन्ड। अभी एक आपके वैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसके बारे में चर्चा हम अपने अपने टॉपिक्स पर करेंगे। तो तब तक के लिए आप लगातार देखते रहें, क्या पता कब कौन सी वीडियो आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि मेरे साथ भी यही रहता है कि जो मुझे लगता है कि ये वीडियो बनानी चाहिए, तो कोशिश ये रहती है आपको लगातार एक सब्जेक्ट भी ना दिया जाए, आपका थोड़ा दिमाग का माहौल भी बनता रहे लगातार, है ना, आप बिल्कुल सेम चीज़ें भी ना पढ़ें और आपको नॉलेजेबल चीज़ें देने की कोशिश करते हैं हम लोग। खैर, तो ये आपका जल में आपका बॉन्ड हो गया। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि जल में आपका कौन सा संकरण पाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आपका होता है, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो जल में आपका sp3 संकरण आपका पाया जाता है। ठीक है जी। अब अगली बात है संकरण क्या होते हैं, ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन फिलहाल तो हम केवल किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जल के बारे में। आप वन लाइनर में याद रखेंगे, जल में आपका sp3 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर आपका संकरण होता है। ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे जल में आपका द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या है, चलिए खैर मैं इसको खत्म करता हूँ और आगे बात करता हूँ। जल में आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोलर मोमेंट। इसका मतलब क्या है, डाइपोलर मोमेंट का मतलब यह है कि जल में आपकी दो चीजें आपकी होती हैं, एक आपका होता है हाइड्रोजन और एक आपका होता है ऑक्सीजन। तो जल में हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है जबकि ऑक्सीजन आपका निगेटिव होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका निगेटिव हो जाएगा। तो अब एक्चुअल में और जल की क्या बात करें अगर हम, तो एक्चुअल में होता क्या कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके जुड़ते हैं दोनों के दोनों, तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में आपके जो है आपके 8 इलेक्ट्रॉन, आपके जो है 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, 8 और 6। तो वो आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिल करके आपका एक बॉन्ड दे देते हैं, किसको, जो है ऑक्सीजन को। तो इस तरीके से इनमें आपका बनता है सहसंयोजक बॉन्ड। तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन को देगी, इस बॉन्ड को हम सहसंयोजक बॉन्ड कह देते हैं, कि जहां पर साझेदारी दोनों करेंगे, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से। इसकी प्रक्रिया कुछ यूं होती है, मान लीजिए अगर आप H2O का आप जो है इसके जो बैलेंसी बनाना चाहेंगे, तो आपका O यूं हो गया और H आपका यूं हो गया। अब H की बाहरी कक्षा में केवल आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि अगर आप O की बात करेंगे तो O पर आपके लगभग 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे। अब ये हो गए। अब ये क्या करेगा, अच्छा इसको यहाँ बना लेते हैं इधर की साइड। तो ये करता क्या है कि इसमें हाइड्रोजन एक बॉन्ड, तो आपका इसको एक बॉन्ड, तो ये साझेदारी कर ली इन्होंने और एक बॉन्ड की साझेदारी ये हो गई। अब सबकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे भाई, हाइड्रोजन पर आपके 1 है तो इसको 2 चाहिए, एक तो इसका ये होगा, एक इसका ये होगा, क्योंकि ये साझेदारी का बॉन्ड होगा आपका। दूसरी बात है, ऐसे हाइड्रोजन के 2 होने थे, एक तो अपना है, एक इसने ये ले लिया, तो हाइड्रोजन की साझेदारी तो ऑक्सीजन से यहाँ पर हो गई, तो ये आपका हो गया संयोजक बंध। अब इनमें सहसंयोजक क्या होगा, अब जरा सहसंयोजकता को समझो। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपने पूरे करने 8 इलेक्ट्रॉन। सर 6 क्यों है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो आपका बनेगा 2, 8, 6। ये केमिस्ट्री का आपका टॉपिक है, इसके बारे में चर्चा कभी हम करेंगे। तो ये आपका 2, 8, 6 बनेगा, आपका 16 से बनता है, तो 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से हम बनाते हैं।
तो इसमें कंडीशन भैया क्या होती है कि अब देखो ऑक्सीजन को आपके चाहिए अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इसके बाद 6 हैं। तो इसने क्या किया, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन को दिया था, उस हाइड्रोजन को दिया था, ये वो अपने हिसाब से वापस भी ले लेता है। ठीक, अब क्या हुआ कि पहले तो उसने दे दिया था, इस बार आपका ले रहा है, तो जो संयोजक था, जो आपका संयोजन है वो आपका बॉन्ड आपका संयोजक ना होकर के सह संयोजक हो गया। जब चाहे ऑक्सीजन ले लेती है, जब चाहे हाइड्रोजन। इसीलिए थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जल के अणुओं के बीच आपका सह संयोजक बंद होता है, और इसमें आपका कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, तो इसमें हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो उसको छोड़ेगा उसकी नेगेटिविटी चली जाती है, उस पर पॉजिटिविटी आ जाती है, और आपका जो ऑक्सीजन है वो इसको ग्रहण कर रहा है, तो आपका नेगेटिव हो जाता है। इसलिए आपका जल आपका द्विध्रुव आगुण, जल में आपका द्विध्रुव आगुण होता है। दूसरी बात है, आप और जल में क्या ध्यान रख सकते हैं कि जो जल है आपका वो आवेशहीन होता है, साथ में उभयधर्मी भी होता है। तो जल को संज्ञा दी गई कि जल आपका आवेशहीन है, जल पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्यों नहीं होता कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इतने चार्जेस है तो आपस में जीरो हो जाते हैं मिलकर के। तो एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जल आवेशहीन है। तो ये पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, वाटर इज चार्जलेस। और दूसरा आप ध्यान रखेंगे जल उभयधर्मी है, कॉमन। तो आवेशहीन है, ये बात किसने कही थी, आपकी आर्हीनियस ने कही थी, जबकि उभयधर्मी का ब्रोंस्टेंट ने कहा था। तो ये आपका आर्हीनियस का सिद्धांत है, आर्हीनियस। अच्छा, आर्हीनियस में रे आप आधा भी बना सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आपका ब्रोंस्टेट, ये स्टेटमेंट आपका ब्रोंस्टेट का है। और ये आर्हेनियस का सिद्धांत ही आपका बाद में एसिड और बेस इन दोनों की क्वालिटीज को शो करेगा कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो ध्यान रखेंगे। उभयधर्मी का मतलब भाई उभयधर्मी का मतलब ये होगा कि जल के अंदर आपका एसिडिटी भी है, मतलब एसिड की क्वालिटीज भी होती है, और साथ में आपका बेस या क्षार की क्वालिटी भी आपकी होती है। वो कैसे होती है वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा सेशन में ये वाला पॉइंट आपका जो है शामिल नहीं किया गया। दूसरी बात आप ये ध्यान रख सकते हैं, जो आपका जल का परावैद्युतांक है आपका डाइपोलर वैल्यू आपकी 81 होती है ना। तो अच्छा, कुछ किताब इसको 88 भी लिखती हैं, 68 भी लिखती हैं, एक्चुअल में आपका अलग अलग होता है। तो लेकिन आपका जो इसका आंसर चेक किया जाता है 81 चेक किया जाता है। जल का परावैद्युतांक, जल का परावैद्युतांक डाइपोलर वैल्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 81। और इसी वजह से जल को कहा जाता है कि जल आपका एक सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक का मतलब इसको कहा जाता है इन इंग्लिश यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब विश्व में सबसे अधिक चीज़ें जो आपकी किस में घुल जाती हैं, आपकी जल में घुल जाती हैं, है ना। तो इसका मतलब आपका ये हुआ। तो ये जल का परावैद्युतांक हो गया। चलो खैर, इसके बाद आगे बात करेंगे। अब जो हमारा जल हुआ, अब इसके बारे में और देखते हैं क्या क्या हम बात करेंगे, क्या क्या चर्चा जल के बारे में रह गई है। अभी जल का टॉपिक तो बहुत बड़ा है भाई, इतना आसानी से हम जल को कहाँ जो है ले सकते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे, जो आपका जो सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का कहलाता है। चलिए आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जो सबसे शुद्ध जल है, सबसे शुद्ध जल आपका कहलाता है वर्षा का जल, है ना। तो आपका रेन वाटर होता है। लेकिन शुरुआत जो आपकी पहली बारिश होती है हमेशा सीजन की, वो शुद्ध नहीं होती, क्योंकि इसमें वायुमंडल की भाई ऊपर से तो वाटर आपका शुद्ध आता है कंडेंसेशन से, लेकिन उसमें वातावरण की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं और आपका जल अशुद्ध हो जाता है। इसलिए जिन क्षेत्रों में आपका फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं वहाँ पर अम्लीय वर्षा एसिड रेन भी होती है। एसिड रेन में आपका HNO3 होता है ना, तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। H2SO4 भी होता है। तो वो बात हम एनवायरमेंट। अच्छा हाँ, एक सूचना और आपको देनी थी, बहुत जल्दी आपके लिए एनवायरनमेंट और पॉलिटी के लेक्चर भी लाए जाएंगे। तो आप ध्यान रखें, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, बिल्कुल क्रमशः, है ना, जिस तरीके से रेगुलर आपकी वीडियोस डाली जा रही हैं। चलो खैर, आगे बात करेंगे हम। तो वर्षा का जल होता है सबसे शुद्ध। दूसरी बात है, आप ये ध्यान रखेंगे, जो आपका शुद्ध जल है, दो प्रकार के आपके जल होते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है।
तो ध्यान रखेंगे आपका प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये आपका हीट है आपका इलेक्ट्रिसिटी का आपका सबसे बेकार चालक है या कुचालक जिसको कहा जाएगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन अगर आप जल में सॉल्ट मिला दें, नमक मिला दें, तो जल सबसे अच्छा सुचालक बन जाएगा विद्युत का, मतलब आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जल आपका विद्युत का सुचालक कब है और कुचालक कब है। ये पॉइंट आपको कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। अच्छा, एक सवाल और आपसे आता है कि पीने योग्य जल आपका कौन सा है। पीने योग्य जल, तो इसको आशुद्ध जल को पीने योग्य जल आपका माना गया, आपका डिस्टिल्ड वाटर को। डिस्टिल्ड वाटर आपका पीने योग्य माना गया है। तो आप ये समझ लीजिए, जो आपको जो जैसे आपने किनले की बोतल, आप पानी की बोतल खरीदते हैं, आप बिस्लरी लेते हैं, है ना, एक्वाफिना लेते हैं आप, तो ये सारे जो आपके वाटर होते हैं ये आपके डिस्टिल्ड वाटर ही इसमें दिए जाते हैं आप लोगों को। उसमें आपका कुछ क्लोरीनेशन आपका किया जाता है, क्लोरीन मिलाई जाती है और साथ ही साथ उसको उबाला भी जाता है, कई सारी प्रक्रियाओं के द्वारा मिलाकर आपको बोतल में दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, सवाल आपका एग्जाम में आया भी है। चलो आगे बात करेंगे, डिस्टिल्ड की स्पेलिंग सही करें आप। चलो खैर आगे, और अगर मैं पानी के बारे में चर्चा करना चाहूँ तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, आपका जो हमारा जल है, जो आपकी धातु होती हैं, आपकी मेटल्स होती हैं, जल मेटल का ऑक्सीडेशन करेगा, जबकि आपकी नॉन मेटल का आपका रिडक्शन करता है। ये भी इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है। जल प्लस धातु, अगर आपने किसी भी मेटल को जल में डाल दिया प्लस आपने जल में किसी भी अधातु या नॉन मेटल को डाला, तो अगर आप वाटर प्लस मेटल, और दूसरा आपका इक्वेशन आपकी है वाटर प्लस नॉन मेटल, तो क्या कंडीशन होगी, जैसे अगर आप जल को पानी में जल को धातु में धातु को जल में डालेंगे तो उसका ऑक्सीकरण कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीकरण या फिर आपका ऑक्सीडेशन। और अगर आप इसको अधातु पानी को अधातु में डालेंगे, अधातु को पानी में डालेंगे तो उसका आपका अपचयन करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, आपका ऑक्सीकरण होता है और आपका अधातु का अपचयन करता है। इसके अलावा अगर जल के बारे में हम और बात करना चाहें, और बात हम जल के बारे में कर सकते हैं, जो आपका जल है, जल की जो बूंद है उसके गोल होने का कारण आप सब जानते हैं, आपका पृष्ठ तनाव होता है। तो जल की बूंद का गोल होने का कारण क्या है, जल की बूंद का गोल होना तो डिपेंड करता है उसके पृष्ठ तनाव पर या सरफेस टेंशन पर, उसका कारण आपका पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे, जल का पृष्ठ तनाव का साधारणतः हाई सरफेस टेंशन माना जाता है, जल का पृष्ठ तनाव। अच्छा, अगर आप मान लीजिए जल में अशुद्धि मिला दें या जल में शुद्धि मिला दें, मतलब जल को शुद्ध करें या फिर जल को अशुद्ध करें, तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पॉइंट आपका ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। आपका गर्म और शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव आपका कम हो जाता है, तो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगर आप गर्म व शुद्ध जल लेंगे तब क्या कंडीशन होगी, साथ में आप ठंडा या अशुद्ध जल आप लेंगे तो गर्म और शुद्ध जल लेने से उसका जो सरफेस टेंशन है ST आपका कम हो जाएगा और ठंडा करने पर उसका सरफेस टेंशन आपका बढ़ जाएगा। तो ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जल को गर्म करने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर जल को ठंडा करने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या जल में अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, ऐसी कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात है, जैसे अगर आपने जल में अशुद्धि मिलाई है फिर जल को आपने ठंडा किया, तो ठंडा होने से जल के साथ एक क्वालिटी और होती है कि इसका क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि हिमांक कम हो जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे इसी कंडीशन में, इसी वाली कंडीशन का भी पॉइंट आपका निकलेगा। ऐसी कंडीशन में जल का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है,
वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उसका जो हिमांक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका लगातार घटता चला जाएगा। ऐसे समझिए आप जब पानी को ठंडा कर रहे हैं तो आपका जितना ठंडा पानी होगा उतना ज़्यादा देर से उबलेगा कि नहीं उबलेगा। भाई ठंडा पानी आपने किया तो उसका क्वथनांक, उबलने वाला पॉइंट बढ़ गया क्योंकि आपका देर से उबलेगा। और साथ ही इसका पॉजिटिव, फिर वो आपका बर्फ जमने में कम टाइम लेगा, तो ऐसी कंडीशन में उसका हिमांक जो है घट जाएगा। यही 2 पॉइंट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ऐसी बात करेंगे जैसे आपका गर्म जल है, आपका शुद्ध जल है, जल को गर्म करने पर या जल को शुद्ध करने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर बिल्कुल सीधी सी बात है, जल का क्वथनांक जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर आपका घट जाएगा। और साथ में जल के हिमांक की बात करोगे आप तो जस्ट अपोजिट प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर घट रहा था तो यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा। तो इन दोनों, ये आपके जो 4 पॉइंट्स आपके हो गए, आप इन 4 पॉइंट्स को भी याद रख सकते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करूँ कि जब आपका जो जल है वो बर्फ बनेगा और बर्फ जल बनेगी तब क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों पॉइंट आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरा समझेंगे। अब आपका जो वाटर है ना, आपने जल को फ्रीज किया, फ्रीजिंग आपका जो है फ्रीजिनेशन आपने अपनाया जल में, तो ऐसी कंडीशन में जल आपका जमेगा और जल आपका जम करके बन जाएगा आइस या फिर आपका बर्फ बन गया। ठीक, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी, जो आपकी आइस थी वो आपकी क्या बन गई, जल हो गई। मतलब ये हुआ कि आप अगर वाटर टू आइस के प्रोसेस में जा रहे हैं एंड आइस टू वाटर के प्रोसेस में जा रहे हैं तो दोनों कंडीशंस में कुछ ना कुछ तो आपका डिफरेंस होगा। तो ध्यान रखेंगे, जैसे आपने साधारण जल लिया और आपने उसको फ्रीजर में या फ्रिज में रखा तो धीरे धीरे आपका जल क्या होगा, वो आपका जमेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब बर्फ़ है वो आपकी जो है जल से जब बर्फ़ जम रही है तो जो उसका आयतन है वो 9% बढ़ जाता है। इसलिए आप जिस बर्तन में रखते हो, आपने मान लीजिए किसी एक आपका बर्तन में आपका जल को रखा, पूरा भर के रखो तो आपकी जो बर्फ़ है वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है, तो 9% आपका बर्फ बढ़ जाती है। तो उसका जो आयतन है लगभग 9% क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जबकि इस कंडीशन में जो उसका आयतन है वो 10% कम होता है। तो ये कंडीशन भी आप ध्यान रखेंगे, भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए यहाँ से एक पॉइंट आपका निकलेगा कि आपका जो आपका क्या होगा कि जैसे ही आपने एक बर्फ़ को लिया, उस बर्फ़ को आपका जल में डाल दिया तो आपकी जो बर्फ़ है वो आपकी तैरती है और डूबी हुई कंडीशन में होती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपने एक कंडीशन और ली, आपने रखा, आपने कोई भी बर्फ़ का एक टुकड़ा उसको जल में डाला, आपने जल में बर्फ़ को डाला, या आप यूँ कह सकते हो आपका आइस इन वाटर। तो सर इस कंडीशन में आपकी क्या जो है आप कंडीशन पाओगे कि जो आपकी जो आइस आपकी वाटर में डाली गई है तो आपकी वाटर लेवल से आइस कुछ ऊपर होती है, कुछ नीचे होती है। तो हमेशा ऐसी कंडीशन में 10% या 1/10 इतनी बर्फ़ आपकी जल के ऊपर होती है और 90% या 9/10 बर्फ जल के नीचे होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी वजह से आपका पॉइंट आपका आता है कि मान लीजिए आपने कोई एक आपका जल का भरा हुआ गिलास है, बिल्कुल फुल आपका लबालब भरा हुआ है और उसके ऊपर आपने एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल रखा है। जब वो बर्फ़ पिघल जाएगी तो ऐसी कंडीशन में जल के जो आपका वाटर की सरफेस है बर्तन में, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे पूछा कि आपकी वाटर की जो सरफेस है वो आपकी घटेगी, जल का स्तर घटेगा, बढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में वो उसका सरफेस आपका उतना ही रहेगा, जल का स्तर कभी भी ना तो घटता है ना ही बढ़ता है। क्योंकि जल जब आपका कोई भी बर्फ आपकी पानी में गिरती है तो वो पहले उतना ही पानी विस्थापित कर चुकी होती है जितना कि उसका आयतन होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आप ये पॉइंट समझ सकते हैं। इसके अलावा और जल के बारे में क्या क्या पॉइंट हम देख सकते हैं। अभी तो भाई बहुत सारी कहानी रहेगी जल के बारे में। चलो और आगे अगर हम बात करेंगे, अच्छा हाँ, आप ये कंडीशन और देख सकते हैं। अच्छा, जब जल और आपका चल रहा है बर्फ़ वाला कंडीशन, तो आप ये कंडीशन देखेंगे जो आपके बहुत ठंडे क्षेत्र होते हैं या जो नदियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा जाड़ों में नदियों की ऊपरी सतह तो जम जाती है लेकिन नीचे की सतह नहीं जमती, उसमें आपका पानी वैसे ही रहता है। और दूसरी बात है, इसी वजह से वहाँ पर नीचे आपकी मछलियाँ जीवित रहती हैं। ऊपर की तरफ आपका जो है चूँकि क्या होता है कि ऊपर की तरफ आपकी वाटर जो है जल आपका जम
जम गया, आइस बन गया, नीचे की तरफ आपका वो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में ही है। तो ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होने का आप कारण नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि जो ऊपर बर्फ़ का दबाव है, बर्फ़ का दबाव जो है आपका वो नीचे पानी पर पड़ेगा तो उसका जल का गलनांक कम हो जाता है। तो जल का गलनांक कम होता है तो आपकी बर्फ़ धीरे धीरे पिघल जाती है वाटर से, इसीलिए आपका ऐसा होता है। दूसरी बात है, जल के अंदर आपकी जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसको डीओ कहा जाता है, डिजोल्व ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन की सहायता से आपकी जो मछलियां हैं वो आपकी जल में रह लेती हैं। दूसरी बात है कि जल आपका पारदर्शी होता है ना, आपका जो है ट्रांसपेरेंट होता है। इसी ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो जलीय पौधे होते हैं कि वो आपके उसमें जल में रह लेते हैं। जल आपका काफ़ी हद तक अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत हद तक आपका सफल नहीं हो पाता, कोशिश तो आपका करता रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो आपका जो है जल के लगभग 6-7 हज़ार अणु, ये पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना, ये हमें लिखना पड़ेगा भाई। जल के लगभग 6 से 7 हज़ार अणुओं में, इतने एटम्स में से एक अणु आपका होता है भारी जल का। भारी जल मतलब आपका इसको कहा जाता है हैवी वाटर। इस भारी जल का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, इसका फॉर्मूला आपका होता है D2O। इसको कहा जाता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, आप जानते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसमें 1H2 ही आपका ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। तो जो आपका ये ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है इसके बारे में आप समझेंगे। इसकी जो ये आपका होता है कि एक्चुअल में ये आपका जल से 11 गुना भारी होता है, वेट के अकॉर्डिंग 11 गुना भारी। मतलब 1 लीटर नॉर्मल वाटर इज इक्वल टू जो है आपका 11 लीटर हैवी वाटर इन द वेट। तो ये वेट की बात चल रही है। दूसरी बात, इसका गलनांक, क्वथनांक सब कुछ आपका जल से लगातार आपका बढ़ता ही रहता है, ज़्यादा होता है। इसकी खोज 1932 में यूरे और वाशबर्न ने की थी। यूरे और वाशबर्न ने, ये भी ध्यान रख सकते हैं। दूसरी आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका मंदक या मॉडरेटर का काम करता है। तो न्यूट्रॉन की प्रतिक्रिया को आपका क्या करता है, धीरे स्लो कर देता है ना। तो इसलिए आपने D2O के बारे में पढ़ा भी आपका होगा। हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, अगर आप इसको पिएंगे D2O को तो दिक्कत होती है। दूसरा, भारत इसका सबसे ज़्यादा इसका प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है, और भारत दूसरे देशों को देता है। फिर भारत बाद में उनसे जो है अपने सुरक्षा उपकरण भी खरीदता है कई बार। तो इस तरीके से भारत आपका D2O के बारे में करता है। तो भारत में आपका जो है D2O का ठीक ठाक प्रोडक्शन कर लिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें, अगर आप किसी चीज़ में जल मिलाओगे तो उसमें जल के मिलने की क्रिया को हम आपका कहते हैं, हम जलीयकरण कहा जाता है उसको, या जलीयोजन या हाइड्रेशन कहा जाता है। अगर आपसे पूछाएगा कि व्हाट इज द हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या है आपका, जलीयोजन या जलीयकरण। तो किसी भी वस्तु का जल में मिलना जलीयोजन या हाइड्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। साथ में अगर आप जल के बारे में ध्यान रखेंगे, भाई आपके घरों में RO लगा होता है, तो उसके बारे में आप थोड़ी सी कंडीशन समझ सकते हैं। चलो समझ लेते हैं। तो जो हमारे RO होते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस है क्या, ये ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। RO को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जल से हम उन अणुओं को दूर कर देते हैं जो कि हमारे लिए कई बार लाभदायक भी होते हैं। इसलिए RO का पानी पीना हर कंडीशन में आपका सुटेबल नहीं माना जाता। इसमें आपका चक्कर होता है TDS घटाना और TDS बढ़ाना। अब सर ये नहीं क्या बोला है, TDS, इसको आपका कहा जाता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स
जल के अंदर जो भी सॉलिड्स होते हैं, जिसमें आपका जो है अलग अलग प्रकार के सॉलिड होते हैं, तो उनकी संख्या को TDS कहा जाता है। TDS घटाना, TDS बढ़ाना। तो ये आपका होता है RO TDS में आपका कंडीशंस होती है। इसके बारे में अगर हम और बात करना चाहें, अगर मैं जल में अब और क्या कंडीशन कुछ रह गई, और तो जल में ऐसा कुछ आपका पोर्शन बचा नहीं है। हाँ, ये जल का असामान्य व्यवहार देख लेते हैं, हालांकि फिजिक्स का टॉपिक है, चलो यहीं याद आया तो यहीं बता देते हैं। आपसे पूछेगा जल आपका असामान्य व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। इस कहानी को जरा बड़े ध्यान से समझेंगे। जल का असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या होता है जनाब ये एबनॉर्मल बिहेवियर जल का? तो जल का असामान्य व्यवहार ये होता है, आपको 3 कंडीशन समझनी पड़ेंगी। आपने एक जगह टेम्परेचर आपका रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया और आप पहुंच गए आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर आप पहुंच गए 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस पर। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100, 12 कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम केवल 0 से 4 और 4 से अधिक पर बात करेंगे। जैसे आप ये भी जानते हैं आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल है आपका वो बर्फ में जमा होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब जो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप जाएंगे तो आप जल को टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, और 4 से 5, 6, 7, 8 गए आप तो भी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब जल में एक जैसी रिएक्शन होनी चाहिए, या तो फिर उसका क्या होगा, टेम्परेचर आपका जो है वॉल्यूम लगातार बढ़ता रहना चाहिए या लगातार घटता रहना चाहिए, या फिर उसका जो डेंसिटी है वो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, लगातार घटती रहनी चाहिए। लेकिन जल में ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं है। जल में होता क्या है, तो जल आपका जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसका मतलब आपका होता क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाओगे तो जो जल का घनत्व है वो आपका क्या होता है, बढ़ता है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जाने पर। अब जैसे आप 4 से ज़्यादा पर पहुंचोगे उसके बाद जो जल का घनत्व है वो आपका घटना शुरू हो जाएगा। अब जो घनत्व मतलब डेंसिटी कहा जाता है ना, डेंसिटी आपकी इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज। अच्छा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग जस्ट आपका होता है वॉल्यूम। तो 0 से जब 4 डिग्री पर आप जाओगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा सर, उसका जो आयतन है जल का, वो आयतन आपका, ये अगर घनत्व बढ़ रहा है तो आपका आयतन घट रहा है, आयतन घटता है, या फिर आपका वॉल्यूम डिक्रीज्ड। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो जल का आयतन है यहाँ पर, वो आयतन आपका लगातार इंक्रीज होता है या फिर आपका बढ़ता है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज। अब देखो असामान्य व्यवहार हो गया, मतलब कि साधारण चीज़ें क्या होती हैं, मान लीजिए आपने दूध लिया, आपने दूध को 0 डिग्री से गर्म करना शुरू किया तो क्या होगा, वो आपका लगातार जो उसकी डेंसिटी आपकी घटती चली जाती है ना, और आपका जो जल का आयतन जो आपका बढ़ता चला जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आपका 0 डिग्री के बाद कुछ और कंडीशन है फिर कुछ और कंडीशन है, इसी को कहा गया है जल का असामान्य व्यवहार। तो ऐसी कंडीशन में भैया क्या होगा, 4 डिग्री पर, देखो जरा कहानी को ध्यान से समझो, जल का घनत्व बढ़ रहा है फिर यहाँ से घटना शुरू हो, इसका मतलब यहाँ पर आपका जो जल का घनत्व है वो आपका मैक्सिमम होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम। तो आपसे पूछेगा जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब लिख देता हूँ आपका मैक्सिमम डेंसिटी। तो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर ऑन 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बात है जब जल का घनत्व अधिकतम होगा तो जल का जो आयतन है वो सबसे कम होगा। तो यहाँ पर जो जल का आयतन है या वॉल्यूम है वो आपका क्या होगा, न्यूनतम आपका होता है, मिनिमम वॉल्यूम। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, यही आपका कहलाता है जल का असामान्य प्रसार। ठीक जी, या असामान्य व्यवहार भी कह सकते हैं, एक ही बात है आपका एबनॉर्मल एक्सपेंशन या एबनॉर्मल आपका बिहेवियर। तो ये एक आपका हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे जल की अशुद्धियों की, जल में कौन कौन सी आपकी अशुद्धि होती हैं। चलो आप इसको उतारें भाई, ये कंडीशन आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं आराम से।
अब मैं जल की में पाई जाने वाली अशुद्धियों की बात करूंगा, फिर जल के प्रकार की बात करेंगे, फिर जल को शुद्ध करना, और तब जाकर के आपका जल का टॉपिक खत्म होगा। तो चलो खैर बात करेंगे हम जल की अशुद्धियां। जल में अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज इन वाटर। देखो एक्चुअल में जल में खासकर से 6 प्रकार की अशुद्धि आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। जो अगर मैं जल की अशुद्धियों की बात करूं, जिसमें आपकी होती हैं जो है MCC MLA, उसका एक शॉर्ट फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं, MCC MLA। एम का मतलब आपका हो गया सबसे पहले मैग्नीज, एक आपका है इसमें साइनाइड, सी दूसरे सी से आपका आएगा कैडमियम, ठीक 3 होगी। MCC का तो आपका आएगा MLA, L से आपका लेड हो जाएगा है ना, A से आपका आर्सेनिक हो जाएगा, और अगर मैं दूसरे M की बात करूँ आपका मरकरी हो जाएगा। तो MCC MLA, M से आपका हो गया मरकरी मतलब आपका पारा, L का मतलब आप कह सकते हैं लेड, जिसको कहा जाता है आपका सीसा, शीशा नहीं है सीसा है, और A का मतलब आपका होता है आर्सेनिक। तो ये जल में अधिकांश जो बड़ी मात्रा में 6 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, 6 टाइप्स की इम्प्योरिटीज होती हैं। मैग्नीज की अशुद्धि जो आपकी होती है, ये आप इसको क्लोरीनेशन से दूर कर सकते हो, आप क्लोरीन मिला करके आप दूर कर सकते हो, और इस मैग्नीज की वजह से ही आपका जल में मार्श रोग हो जाता है, सॉरी जल में नहीं मटर में, जो पी होती है मटर में मार्श रोग आपका हो जाता है ना। जब ग्रोगर जॉन मेंडल को पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। साइनाइड के बारे में बात करें तो आपका प्रकृति का सर्वाधिक विषैला तत्व है अब तक ज्ञात तत्वों में से। तो ये तो जल के लिए आपका बड़ा ही जल में हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक है, सबसे ज़्यादा विषैला तत्व आपका कहलाता है। कैडमियम की बात करोगे तो कैडमियम से आप जानते हैं, कैडमियम से एक आपका रोग होता है इटाई, जो कि हमारे श्वसन तंत्र को, हमारे सांस लेने की क्षमता को जो है प्रभावित करता है, और ये आपके वाहनों के धुएं से होता है। तो इससे एक आपका रोग होता है इटाई रोग। और आपका वाहनों के धुएं से आपका ये निकलता है, वाहनों के धुएं से अधिकतर होता है, वाहनों के धुएं से। और अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ मरकरी होगी, हाँ तो मरकरी क्वालिटी क्या है, मरकरी से एक आपका रोग होता है मीना माता रोग, आपका इससे हो जाता है मीना माता रोग। एक्चुअल में आपका जापान से आया है, जापान की मीना माता झील के कारण इसका नाम पड़ा है, जापान की मीना माता झील में। इसकी भी एक कहानी है। इसकी कहानी ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो आपका जापान अमेरिका पर भारी पड़ा था, आप सब जानते हैं। उसके बाद अमेरिका ने इस पर परमाणु बम भी गिराए थे, लेकिन कंडीशन आपकी ये हुई थी कि जब आपका जापान आपका भारी पड़ रहा था अमेरिका पर, तो फिर ऐसी कंडीशन में अमेरिका के सैनिकों ने जो जापान की झील थी मीना माता, उसमें आपका मरकरी या पारा मिला दिया। अब उस झील के जो सैनिक थे जापान के, उन्होंने झील का पानी पिया तो उनके जो है उन्हें ये आपका श्वसन का रोग हो गया, इसलिए इसका नाम मीना माता रोग ही रख दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका ये हुआ था, फाइंड हुआ था। लेड, अगर मैं सीसा की बात करूँ तो ये आपका होता क्या, इससे लेड से इससे आपका दमा या अस्थमा हो जाता है, जिसको पेंटर कोलिक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इससे आपका हो जाता है रोग दमा, और दमा को कहा था आपका अस्थमा या पेंटर कोलिक। जो पेंटर होते हैं, पेंटरों को भी आपकी बड़ी मात्रा में आपका दमा रोग आपका हो जाता है। आर्सेनिक की बात करोगे तो आपके गहरे जल में ये रोग आपका होता है, गहरे जल में आर्सेनिक पाया जाता है। ठीक है, तो आर्सेनिक के बारे में आप ये बात ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात है, आर्सेनिक को दूर करने के लिए आपका FeO2 आपका आयरन ऑक्साइड से लिपटा हुआ एक आपका फिल्टर होता है, उसको जल में डाल देते हैं, धीरे धीरे आपका जल धीरे धीरे आपका शुद्ध हो जाता है। तो जल की आपकी अशुद्धियाँ हो गई। अब हम बात करेंगे जल के प्रकार के बारे में। चलो देखें, आप इसको उतारो।
अच्छा, अगर मैं नॉर्मली बात करना चाहूँ, आपको सब ये तो पता होगा, जो आपका मानव शरीर है, मानव शरीर में लगा आपका जो है 60% के आसपास, 2-4% ऊपर 2-4% नीचे इतना वाटर होता है। मतलब 55 से 65 मान सकते हैं। कई बार कई जगह किताब आपकी 70% भी लिख देती हैं, तो गलत कुछ नहीं है वो। दूसरा बात, हमारे ब्रेन में लगा आपका 80 से 85% तक आपका पानी होता है। इसके अलावा मैं अगर आपके ब्लड की बात करूँ, आपका ब्लड में खुद आपका 80% वाटर आपका होता ही होता है, 70 से 80% तक आपका हो जाता है। इसके अलावा लंग्स में आपका लगभग 70-80% होता है। लंग्स में आपका लगभग 22% के आसपास, सॉरी लंग्स तो आपके 80% के आसपास तक होता है। बोन में आपका 22% के आसपास तक होता है ना। इसके अलावा आपकी मसल्स, उसमें आपका 70% के आसपास तक वाटर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वाटर के बारे में, लेकिन हम कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलो खैर, और बात करते हैं, हम बात करेंगे जल के प्रकार की। जल कितने प्रकार का होता है? जल के प्रकार, चलो इसे देखते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर। तो अगर मैं भैया टाइप की बात करूं, तो वाटर आपका 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है जो है मृदु जल, मतलब आपका सॉफ्ट वाटर। एक आपका कठोर जल, हार्ड वाटर। अब देखो ये होते क्या हैं। पहली बात भैया, जो मृदु जल होता है ये आपका पीने योग्य होता है, मतलब आपका एबल टू ड्रिंक, ठीक है, आप इसको पी सकते हैं। दूसरी बात, आपका ये अनएबल टू ड्रिंक है, आपका ये पीने योग्य नहीं होता। आगे अगर हम इसके बारे में और बात करना चाहें, जो शुद्ध जल है, जब आप इसके साथ साबुन मिलाओगे तो ये साबुन के साथ अधिक झाग देता है, अधिक झाग देता है। जबकि आपका जो कठोर जल है वो साबुन के साथ कम झाग देता है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो आपका इसलिए कठोर जल आपका इसलिए बेकार माना जाता है भाई, जब आप साबुन उस पर क्रिया करेंगे तो वो कम झाग देगा, और आपके जो साबुन है वो आपका इसी बात में खर्च हो जाए, आपका ज़्यादा साबुन खर्च होगा, तो ये आपका इसलिए ज़्यादा उपयुक्त भी नहीं माना जाता। अच्छा, अगर हम TDS की बात करना चाहेंगे, तो आपका जो मृदु जल है उसका TDS कम होता है, जबकि आपका हार्ड वाटर का TDS ज़्यादा होता है। पर इसमें TDS आपके टोटल डिजोल्विंग जो सॉलिड्स थे वो आपके कम होंगे, तो इसी वजह से तो आपका मृदु हुआ है ना, और इसमें आपका जो TDS इसका आपका ज़्यादा हो जाता है, ये होता है। तो ये हुआ, तो ये वाला तो वाटर आपका अच्छा हो गया। अब मान लीजिए आपके पास ये वाटर ना होकर के ये वाला वाटर है कठोर, तो जब ये कठोर वाटर है तो इसलिए वाटर की आपकी कुछ ना कुछ कठोरता तो आपकी होती होगी। तो वाटर की कठोरता आपकी जो होती है, हार्डनेस, वो कैसी कैसी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हार्डनेस, पहली बात तो जल की कठोरता हम नापने के लिए 2 मात्रक का यूज़ करते हैं। इसको आपका नापा जाता है मिलीग्राम प्रति लीटर में, या फिर इसको ppm में भी मापते हैं, पार्ट पर मिलियन में भी नापते हैं। अब ये कठोरता कैसी होती है? एक्चुअल में ये कठोरताएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक कठोरता को हम कहते हैं आपकी जल की स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस, और दूसरी आपकी होती है अस्थायी कठोरता, या फिर आप उसको कह सकते हो जो है जल की टेम्परेरी हार्डनेस। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, देखते हैं। जल की कठोरता देखते हैं, 2 प्रकार की आपकी होगी। चलिए तो देख लेते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर या फिर जल की कठोरता। तो ये आपकी होती है 2 प्रकार की। अब कौन कौन सी होती है भाई? एक आपकी होती है, अभी तो बताया तो था आपको 2 सेकंड पहले, एक तो आपकी होती है अस्थायी कठोरता और एक आपकी होती है स्थायी कठोरता। तो चलो पहले हम अस्थायी के बारे में बात कर लेते हैं, परमानेंट के बारे में। एक तो आपकी होती है अस्थायी कठोरता, मतलब आपका टेम्परेरी,
हार्डनेस। दूसरा आपका होती है सेकंड वन इज स्थाई, आपकी परमानेंट। स्थाई कठोरता है, फिर आपकी परमानेंट हार्डनेस। देखते हैं जी क्या होती हैं दोनों, आपकी अस्थायी कठोरता क्या होती है और साथ में आपकी स्थायी कठोरता क्या होती है। तो बच्चे अगर मैं बात करना चाहूँ जल की अस्थायी कठोरता, पहली बात तो इसका कारण क्या है ना, दोनों के हम कारण के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम इसका भी कारण देखेंगे और हम इसका भी कारण देखेंगे। तो जो जल की अस्थायी कठोरता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण आपकी होती है, बाइकार्बोनेट। तो इसका आपका रीजन हो गया, बाइकार्बोनेट मतलब आपका CO3 है ना। तो ये आपका जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण से होती है, जबकि ये आपकी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आप बात अगर करना चाहो आप इसके जो है आपका जो है नाइट्रेट, चलो अब लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं नाइट्रेट, इसके सल्फेट है ना, और आपका क्लोराइड की वजह से। तो ध्यान रखेंगे अगर मान लीजिए आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के नाइट्रेट सल्फेट और क्लोराइड की अशुद्धि है तो वो आपकी कठोरता है तो आपकी स्थायी कठोरता हो जाएगी, जबकि अगर वो कार्बोनेट की है तो आपकी अस्थायी हो जाएगी। अब इसको दूर करने के उपाय क्या हैं भाई, आपकी ये दूर कैसे होगी, तो हम उपाय देखेंगे। हम उपाय इसके भी देखते हैं भाई और उपाय इसके भी देखते हैं। अब ये दूर आपकी कैसे होती है, चलो बात करेंगे। देखो अगर आप जल की अस्थायी कठोरता है तो आप इसको जल को उबाल लो, साधारण तरीके से आप उबाल कर दूर कर सकते हैं बाई बॉइलिंग, ठीक है, तो आपकी साधारण कठोरता है। दूसरी बात, आप उसमें क्लोरीन मिला दीजिए तो क्लोरीनीकरण से, क्लोरीनीकरण मतलब आपका बाई डिजोल्विंग क्लोरीन मिला लेते हैं, खासकर से आपकी कई जगह आपकी मिलाई जाती है। दूसरा आपका फिटकरी भी आप मिला सकते हैं, फिटकरी भी आपका जल शुद्ध करने के काम करती है, फिटकरीकरण इसको कहा जाता है आपका। इसके अलावा आप NH3 भी मिला सकते हैं अमोनिया के द्वारा, हालांकि अमोनिया विषैली गैस है, क्लोरीन के साथ आपकी क्लोरीन और अमोनिया आपकी मिलाई जाती है। इसके अलावा आप ओजोन गैस लगा सकते हैं, ओजोनीकरण इस प्रक्रिया को कहा जाता है ओजोन गैस से। आप UV रेस से, परावैंगनी किरणों के द्वारा भी आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसके कठोरता को आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोटेशियम परमैंगनेट आप डाल सकते हैं, KMnO4 कुएं की लाल दवा, तो भी ध्यान रखेंगे आप बाई KMnO4 से। और KMnO4 आपकी क्या है, इसको कुएं की लाल दवा या फिर पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और एक और बहुत अब इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, उसको बारे में आप ध्यान रखेंगे, वो आपका होता है CaOH होल ट्वाइस या बुझा चूना मिला करके, CaOH होल ट्वाइस, या चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, शायद ऐसा तो नहीं कहीं नीचे चमके ना, चलो खैर इसको आप इसको उतार लें आप, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, इसको दूर करने का आपका है CaOH होल ट्वाइस से, इसको बुझा चूना कहा जाता है। और इस विधि को हम कहते हैं क्लार्क विधि। तो पूछेगा कि क्लार्क विधि से कौन से जल की कठोरता जल की कौन सी कठोरता दूर की जाती है, तो अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। और क्लार्क विधि में क्या करते हैं कि CaOH होल ट्वाइस जो आपका बुझा चूना होता है उसको मिला लिया जाता है, और बुझा चूना मिला करके आपका उसको जल को शुद्ध कर देते हैं आप। इसके अलावा हम बात करेंगे जल की स्थायी कठोरता दूर करने के उपाय, चलिए जनाब ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें धावन सोडा मिला सकते हैं, Na2CO3 मिला करके, पहला आपका मेथड है आप Na2CO3 है, जिसको आप कहते हो धावन सोडा, या इसी को कहा जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो आप इसमें सोडियम कार्बोनेट आप मिला देंगे और सोडियम कार्बोनेट मिला करके आपका ये शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं करना चाहूँ और आप कैसे कर सकते हैं, आप इसमें आपका सोडियम परम्यूटेट या जियोलाइट मिला सकते हैं। और सोडियम परम्यूटेट का आपका फॉर्मूला आपका होता है Na2Al2Si2O8, ये खतरनाक सा फॉर्मूला है, इसको कहा जाता है सोडियम परम्यूटेट या फिर आपका जियोलाइट। तो
आप सोडियम परम्यूटेट या फिर आप जियोलाइट मिला देंगे। जैसे आप सोडियम परम्यूटेट या जियोलाइट मिलाएंगे तो इससे जल की आपकी स्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। इसके अलावा और बात करना चाहो तो आप सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट मिला सकते हैं। देखो ये अजीब सा नाम आपका क्या है, तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट आपका होता है Na6P6O18। Na6P6O18 इसको हम कहते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। और सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जिस विधि में मिलाते हैं, इस विधि का आपका नाम है केल्गन विधि। तो इस सवाल भी आपका बहुत पूछा जाता है कि केल्गन जो मेथड है, केल्गन मेथड से कौन सी जल की कौन सी कठोरता दूर की जाती है, तो स्थायी कठोरता। इसमें क्या मिलाते हैं हम, इसमें मिलाते हैं Na6P6O18। अच्छा, आपको सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का फॉर्मूला कई जगह आपको ऐसे दिख जाएगा, आपको इसमें दिख जाएगा NaPO3 का होल 6। ये एक ही बात है भाई, ये Na6P6O18 ही लिखा हुआ है, तो इसलिए आप परेशान ना हो। और एक तरीका आपका और है, आप इसमें जो है रेजिन मिला सकते हैं, और रेजिन में आपकी सिंथेसिस आपकी रेजिन मतलब संश्लेषित रेजिन मिला करके आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँ, आप कोयला मिला करके दूर कर सकते हैं, आप रेत मिला करके दूर कर सकते हैं, आप जो है चारकोल मिला करके भी दूर कर सकते हैं। तो कई सारी आपकी विधियां हैं। तो इस तरीके से आपका जो जल है ये आपका पूरी तरीके से जो कठोर जल आपका मृदु जल बन जाएगा, और बाद में मृदु जल आपका पीने योग्य होता है। तो खैर ये पॉइंट्स आपके जल के बारे में जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब तक जितने भी आए इनको बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया गया और आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, पेश किए गए हैं। बस आपसे हमारी यही उम्मीद रहती है कि आप लगातार पढ़ते रहें और लगातार वीडियोस को देखते रहें, ताकि आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिले। फ़िलहाल तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और बहुत जल्दी उम्मीद है कि पटरी पर लौटेंगी ज़िंदगियाँ, सब कुछ आपका सही तरीके से होगा, आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आपके वैकेंसीज़ निकलेंगी। तो आप तब तक अपने आप को साधते रहें, और जिस तरीके से हम आपका साथ लगातार दे रहे हैं आप भी अपना साथ देते रहें। खैर, अगली वीडियो लेकर के बहुत जल्दी उपस्थित होते हैं, और बहुत अच्छा सा टॉपिक अभी एनवायरमेंट आपके 3 सब्जेक्ट और अभी आपके जीएस में ही मुझे शुरू करने हैं, वो मैं ही कराऊंगा। जिसमें आपका एक एनवायरमेंट होगा, जिसमें एक आपका जो है इकोनॉमिक्स भी शुरू करेंगे, और हम शुरू करेंगे पॉलिटी। इन 3 सब्जेक्ट को और लिया जाएगा। तो आपके लगभग 8 या 10 सब्जेक्ट हैं, लगातार आपके चलेंगे। कभी किसी की वीडियो डालेंगे, कभी किसी की वीडियो, और जो भी वीडियोज़ आपके सामने डाली जाएंगी वो आपकी बेहतर क्वालिटी की होंगी। उसमें आपको कंटेंट अच्छा दिया जाएगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि हर 2 या 3 या 4 दिन बाद आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। खैर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, आप लगातार पढ़ते रहें। और जीवन बहुत आसान है, इतना मुश्किल है नहीं जितना आप समझते हैं, और जॉब लेना उससे भी आसान है। बस मन से मेहनत आपको करनी है। आपके कंपटीटर ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत और कर लेनी है, और हंसते खेलते मेहनत करेंगे तो आपको जीवन अच्छा लगेगा, आपको पढ़ाई भी अच्छी लगेगी, आपको मेहनत में भी आनंद आएगा, है ना। तो चूँकि ये बात मैं आपसे कई बार कहता भी हूँ, मेरे पोस्ट में आपकी लिखी होती है, तो इसीलिए आप जो है इन बातों को ध्यान रखेंगे। खैर, तब तक के लिए आपसे शुक्रिया, अलविदा ली जाती है, और आप बहुत जल्दी जो पाएँ, और हम भी बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, धन्यवाद और जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी। धन्यवाद।